नमस्कार, मैं हूं आपके साथ पंकज भार्गव। इसी भारत मंडपम में नरेंद्र मोदी की एक बात याद कीजिए। 45 दिन पहले 26 जुलाई को नरेंद्र मोदी ने यहीं पर एक बात कही थी। पूरी दुनिया में, अमेरिका में, रूस में, ब्रिटेन, चीन और जापान में सबको मालूम है कि भारत में सबसे पॉपुलर कौन है। सबको मालूम है कि चुनाव हुए तो जीतेगा कौन। आज नई दिल्ली में जो दिखा वो मोदी मैजिक है। यह महाशक्तियों का मिलन नहीं है, यह हिंदुस्तान का महाशक्तियों के साथ गठबंधन है, जो 2023 में भी चलेगा, 2024 में भी चलेगा। मोदी के विरोधियों को यह बात अच्छी नहीं लगेगी, इसलिए वो दूर बैठकर देख रहे हैं। कांग्रेस तो न्योता मिलने पर भी नहीं आ रही। डिनर में जो आया है, सबको पता है कि विनर नरेंद्र मोदी हैं। नरेंद्र मोदी के इनविटेशन पर नीतीश कुमार पटना से आए। ममता बनर्जी कोलकाता से आई। अरविंद केजरीवाल को दिल्ली से ही पहुंचना था, वो भी पहुंच गए। झारखंड के सीएम हेमंत सोरेन रांची से आए। तमिलनाडु के सीएम एम.के. स्टालिन चेन्नई से दिल्ली की फ्लाइट पकड़कर आए। इंडिया अलायंस बनने के बाद ऐसा पहली बार हुआ कि इंडिया वाले मुख्यमंत्रियों की लाइन कांग्रेस से अलग हो गई। कांग्रेस पूरी तरह अलग थलग पड़ गई। राहुल गांधी ने जो लाइन तय की थी, उसे कांग्रेस के मुख्यमंत्रियों ने तो माना, लेकिन इंडिया में दूसरी पार्टियों के मुख्यमंत्रियों ने उस लाइन को मानने से इनकार कर दिया। दुनिया के 20 सबसे पावरफुल नेताओं के साथ डिनर पार्टी में अशोक गहलोत नहीं आए। भूपेश बघेल भी रायपुर से दिल्ली नहीं पहुंचे। कर्नाटक के मुख्यमंत्री सिद्धारमैया भी दिल्ली नहीं आए। नरेंद्र मोदी जो करते हैं वो नीतीश कुमार को थोड़ा थोड़ा समझ में आता है। ममता बनर्जी को भी थोड़ा थोड़ा समझ में आता है। केजरीवाल, हेमंत सोरेन और स्टालिन को भी समझ में आता है। लेकिन मोदी जो करते हैं वो राहुल गांधी की समझ में बिल्कुल नहीं आता। They've decided not to invite the leader of the opposition. It tells you something. It tells you that they don't value the leader of 60% of India's population. पता नहीं किसने राहुल गांधी को यह समझा दिया कि कांग्रेस देश की 60% आबादी का प्रतिनिधित्व करती है। राहुल चाहे किसी भी तरीके से जोड़ घटाव कर ले, 60% वाला हिसाब फिट नहीं बैठता। 28 में से 4 राज्यों यानी 14% राज्यों में कांग्रेस की पूर्ण बहुमत वाली सरकार है। 3 राज्यों यानी 10% राज्यों में कांग्रेस गठबंधन की सरकार में है। देश के 22% भौगोलिक इलाके पर कांग्रेस का शासन है और आबादी के हिसाब से कांग्रेस 13% आबादी पर राज करती है। लोकसभा सांसदों के हिसाब से कांग्रेस 9% लोगों का प्रतिनिधित्व करती है। विधायकों की संख्या के लिहाज से कांग्रेस का स्कोर 17% तक जाता है और 2019 के लोकसभा चुनाव में मिले वोटों के आधार पर कांग्रेस 19% रिप्रेजेंटेशन का दावा करती है। यानी पैमाना कोई भी हो, कांग्रेस 60% तो क्या 30% तक भी नहीं पहुंचती। ये सब जानते हुए भी कांग्रेस ने लगता है कि अपनी समझ पर राहुल के नाम की पट्टी बांध ली है। कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन कहते हैं कि ये लो लेवल की पॉलिटिक्स है। ಇನ್ವಿಟೇಷನ್ ಇಲ್ಲ, ನಿಮ್ಗೆ ಗೊತ್ತಿದೆ, ನೀವು ನಿಮ್ದು ಕ್ರೋಲ್ ಓದಲ್ಲ, ಹೇಳ್ಬಿಡಿ ಅಮ್ಮ, ಓದ್ಕೊಳಪ್ಪ. ಅರೆ ಅದಕ್ಕೆ ಹೇಳ್ಯಾರಲ್ಲ, ಈಗಾಗಲೇ ರಿಯಾಕ್ಟ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಇದು ಸರಿಯಾದ ರಾಜಕೀಯ ಅಲ್ಲ, ಇಂಥ ಕೆಳಮಟ್ಟದ ರಾಜಕೀಯ ಮಾಡಬಾರ್ದು. ಅದಕ್ಕೆ रिएक्शन ಈಗಾಗಲೇ ನಮ್ಮ ಪಾರ್ಟಿದವರು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ। नई दिल्ली के भारत मंडपम में G20 का ज्वाइंट डिक्लेरेशन अडॉप्ट कराकर नरेंद्र मोदी इंटरनेशनल हेडलाइन में है। दुनिया भर में मोदी ही मोदी का चर्चा है। रूस यूक्रेन युद्ध पर कंसेंसस वाला डिक्लेरेशन अडॉप्ट कराकर मोदी ने नामुमकिन को मुमकिन कर दिया है। एक खुशखबरी मिली है। हमारी टीम्स के हार्डवर्क से
और आप सभी के सहयोग से नई दिल्ली G20 लीडर्स समिट डिक्लेरेशन पर सहमति बनी है। मेरा प्रस्ताव है कि इस लीडर्स डिक्लेरेशन को भी एडॉप्ट किया जाए। मैं इस डिक्लेरेशन को एडॉप्ट करने की घोषणा करता हूं। G20 में जॉइंट डिक्लेरेशन पास कराना और रूस यूक्रेन युद्ध को रोकने में लीड रोल निभाना मोदी की इंटरनल पॉलिटिक्स के लिए भी जरूरी है। क्यों और कैसे ये आगे बताते हैं। राहुल गांधी और उनकी पार्टी ने सोचा था कि मोदी को 2-4 मिनट के लिए भी हेडलाइन में आने का मौका नहीं देना है। कांग्रेस के थिंक टैंक कहे जाने वाले लीडर्स और उसका इकोसिस्टम ये मानकर बैठे थे कि G20 फेल हो जाएगा। भारत इतिहास बना रहा है, विपक्ष उपहास उड़ा रहा है। ये हमारे देश के प्रधानमंत्री हैं। ये दुनिया के एक सबसे बड़े लोकतंत्र के प्रधानमंत्री हैं। लो लेवल पॉलिटिक्स क्या होती है समझना है तो कांग्रेस का ये पोस्ट देखिए। मोर को दाना खिलाना और फोटो खिंचाना है। जिस वक्त G20 का जॉइंट डिक्लेरेशन अडॉप्ट हो चुका था और विदेश मंत्री एस जयशंकर दुनिया भर के पत्रकारों को जॉइंट डिक्लेरेशन की डिटेल बता रहे थे, ठीक उस वक्त कांग्रेस के सोशल मीडिया हैंडल से प्रधानमंत्री को लो ग्रेड में दिखाया जा रहा था। मोदी विरोध में कांग्रेस ने अति कर दी। राहुल गांधी की पार्टी ने सारी लक्ष्मण रेखा पार कर दी। तलाश करना है तो आपको कैमरा लगाकर इंतजार करना होगा। जी हां, खरगे साहब, ये सचमुच लो लेवल की पॉलिटिक्स है। नेशनल हेडलाइन बदलने के लिए कांग्रेसी मुख्यमंत्रियों ने प्रेसिडेंट के डिनर को टारगेट किया और देखिए कि इसके लिए बहाने भी कैसे कैसे बनाए। अशोक गहलोत ने कहा कि उनके हेलीकॉप्टर को उड़ान भरने की अनुमति नहीं दी गई। गहलोत के मुताबिक हेलीकॉप्टर को परमिशन नहीं मिलने के कारण उनको सड़क मार्ग से निवाई जाना पड़ा। छत्तीसगढ़ के सीएम बघेल ने कहा कि मोदी ने दिल्ली को नो फ्लाइंग जोन बना दिया है, मैं कैसे जाऊं। ये ऐसा है कि नो फ्लाइंग जोन हो गया है, आपको कैसे जाओगे। नो फ्लाइंग जोन हो गया है, आपको कैसे जाओगे। होम मिनिस्ट्री ने गहलोत और भूपेश बघेल के दावों को फौरन खारिज कर दिया। होम मिनिस्ट्री ने साफ किया कि गहलोत ने ना कोई रिक्वेस्ट की थी, ना किसी रिक्वेस्ट को खारिज किया गया। इसी तरह भूपेश बघेल के दिल्ली आने पर भी कोई रोक नहीं थी। दिल्ली में कुछ रिस्ट्रिक्शंस अवश्य लगाए गए हैं, लेकिन किसी भी शेड्यूल कमर्शियल फ्लाइट्स को नहीं रोका गया। गवर्नर और चीफ मिनिस्टर की सरकारी फ्लाइट्स को भी अनुमति है, सिर्फ कमर्शियल चार्टर्ड फ्लाइट्स को इजाजत लेनी पड़ती है। दिल्ली एयरपोर्ट पर ममता बनर्जी, नीतीश कुमार, हेमंत सोरेन और स्टालिन की फ्लाइट उतरने से कांग्रेस वाले खुद एक्सपोज हो गए। दरअसल कांग्रेस में राहुल गांधी ब्रांड ऑफ पॉलिटिक्स ही ऊपर से नीचे तक ट्रांसपायर हो रही है। G20 का जो डिनर है उसमें खड़गे जी को आमंत्रित नहीं किया, राज्यसभा के नेता प्रतिपक्ष भी है। ये तो दुर्भाग्यजनक बात है मुख्यमंत्री जी कि नेता प्रतिपक्ष को यही तो असहमति का सम्मान होना चाहिए। लोकतंत्र में विपक्ष का महत्वपूर्ण रोल रहता है और ऐसे में यदि उसको नहीं बुलाया जाना मतलब ये तो सीधा सीधा लोकतंत्र पे हमला है। खरगे को इनविटेशन नहीं मिलने पर राहुल ने फरमान निकाला, जिसे कांग्रेस के सभी मुख्यमंत्रियों ने मान लिया, लेकिन दूसरी पार्टियों के मुख्यमंत्रियों ने G20 जैसे अवसर को हाथ से निकलने नहीं दिया। कांग्रेस और इसके इकोसिस्टम को रत्ती भर अंदाजा नहीं था कि नरेंद्र मोदी G20 जॉइंट डिक्लेरेशन पास करा लेंगे। जॉइंट डिक्लेरेशन न सिर्फ पास हुआ, बल्कि उसी लाइन पर पास हुआ जो भारत ने सुझाया था। जॉइंट डिक्लेरेशन के पॉइंट नंबर 14 पर साफ साफ लिखा है कि आज का युग युद्ध का नहीं है।
नरेंद्र मोदी ने जो बात पिछले साल रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन से कही थी, G20 नेताओं ने उसे हूबहू अडॉप्ट कर दिया। एक्सेलेंसी, मैं जानता हूं कि आज का युग युद्ध का है नहीं, और हमने फोन पर भी कई बार आपसे इस विषय में बात की है कि डेमोक्रेसी और डिप्लोमेसी और डायलॉग, ये सारी बातें ऐसी हैं कि जो दुनिया को एक स्पर्श करती है। आने वाले दिनों में शांति के रास्ते पर हम कैसे बढ़ सके, उसके विषय में जरूर आज हमें चर्चा करने का मौका मिलेगा। नरेंद्र मोदी ने पुतिन से जो कहा था उसे G20 देशों ने मनवा दिया, ज्वाइंट डिक्लेरेशन पर लिखवा दिया। मोदी ने इसमें ब्राजील, साउथ अफ्रीका और इंडोनेशिया की भी मदद ली। कोविड-19 के बाद विश्व में एक बहुत बड़ा संकट विश्वास के अभाव का आया है। युद्ध ने इस ट्रस्ट डेफिसिट को और गहरा किया है। जब हम कोविड को हरा सकते हैं तो हम आपसी विश्वास पर आए इस संकट पर भी विजय प्राप्त कर सकते हैं। आज G20 के प्रेसिडेंट के तौर पर भारत पूरी दुनिया का आह्वान करता है कि हम मिलकर सबसे पहले इस ग्लोबल ट्रस्ट डेफिसिट को एक विश्वास, एक भरोसे में बदलें। यह हम सभी के साथ मिलकर चलने का समय है, और इसलिए सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास, सबका प्रयास का मंत्र हम सभी के लिए एक पथ प्रदर्शक बन सकता है। अगर नई दिल्ली में युद्ध रोकने पर फैसला नहीं होता तो अगले 1 साल तक युद्ध नहीं रुक पाता। G20 के बागी डिक्लेरेशन में यूक्रेन के खिलाफ युद्ध लिखा गया था। दिल्ली डिक्लेरेशन में यूक्रेन में युद्ध का जिक्र किया गया। कूटनीति में शब्दों का महत्व जानने वाले जानते हैं कि इस छोटे से चेंज के कितने बड़े मायने हैं। I would only say Bali was Bali and New Delhi is New Delhi. I mean, Bali was a year ago. The context, the situation was different. Many things have happened since then. ये नरेंद्र मोदी का लेवल है। भारत एक लीडर की तरह युद्ध रुकवा सकता है, रूस यूक्रेन का युद्ध खत्म करा सकता है। ये बहुत गर्व की बात है, बहुत गर्व की बात है कि माननीय प्रधानमंत्री जी की G20 की अध्यक्षता में कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो G20 में समझी नहीं जाती थी, और अभी मैं समझता हूं जैसे अफ्रीकन यूनियन को रिप्रेजेंटेशन दिलाना, ग्लोबल बायोफ्यूल्स अलायंस होना, और जो डॉक्यूमेंट है उसका आप सब्सटेंटिव कंटेंट जो है 83 पेजेस में आप पैराग्राफ्स में देखेंगे तो ये बड़ी मेजर कंट्रीब्यूशन है। अब समझिए कि युद्ध रुकना भारत के हित में कैसे है और इससे 2024 का चुनाव कैसे जुड़ा है। फूड, फ्यूल और फर्टिलाइजर यानी अनाज, तेल और खाद। रूस यूक्रेन युद्ध खत्म होगा तो भारत की 3 बड़ी चिंताएं मिटेंगी। रूस और यूक्रेन दुनिया की सबसे बड़ी अनाज मंडी है। गेहूं का सबसे ज्यादा निर्यात रूस यूक्रेन से होता है। युद्ध के कारण गेहूं की अंतर्राष्ट्रीय कीमतें बढ़ी हैं। रूसी क्रूड ऑयल और गैस पर पाबंदी से इनकी कीमतें बढ़ी हैं। क्रूड के दाम पिछले 9 महीने में सबसे ऊपर हैं। पिछले 3 महीने में क्रूड की कीमतें 25% से ज्यादा बढ़ी हैं। गैस की कीमत बढ़ने से खाद की कीमत बढ़ी है। 2024 का चुनाव जीतने के लिए मोदी को सबसे पहले महंगाई पर काबू पाना है। युद्ध रुकेगा तो अनाज, तेल और खाद तीनों चीजों के दाम काबू में आ जाएंगे। ये वो समय है जब बरसों पुरानी चुनौतियां हमसे नए समाधान मांग रही हैं, और इसलिए हमें ह्यूमन सेंट्रिक अप्रोच के साथ अपने हर दायित्व को निभाते हुए ही आगे बढ़ना है। नरेंद्र मोदी ने रूस यूक्रेन युद्ध को ग्लोबल साउथ, खासकर अफ्रीका से जोड़ा। खुद यूरोप भी मंदी की मार झेल रहा है। भारत की तरक्की की रफ्तार ज्यादा है। इस साल फर्स्ट क्वार्टर में हमने 7.8% की दर से विकास किया, जबकि अमेरिका का ग्रोथ रेट 1.60% पर है। यूरोप में ब्रिटेन और जर्मनी की ग्रोथ नेगेटिव है। जर्मनी -0.10% की दर से नीचे जा रहा है, तो ब्रिटेन की इकोनॉमी -0.30% की दर से सिकुड़ रही है।
मोदी ने G20 नेताओं को समझाया कि ग्रोथ रेट की बदौलत हम तो फिर भी मैनेज कर रहे हैं, महंगाई भी काबू में है, आप अपना सोचो, आप नहीं तो कम से कम अफ्रीका की सोचो। इस तस्वीर से सबसे ज्यादा मिर्ची चीन को लगी है। चीन अफ्रीका में अपने फुटप्रिंट बढ़ा रहा था। मोदी ने अफ्रीकी यूनियन को G20 के पाले में लाकर खड़ा किया। राहुल गांधी की पॉलिटिकल फिलॉसफी सिंपल है, मोदी कुछ भी करें तो राहुल उसमें टीका लगाने चले आते हैं। दिल्ली में कुत्ते पकड़े गए तो भी राहुल गांधी उसमें घुस गए। कांग्रेस ने तो बाकायदा इस पर वीडियो फिल्म बनाकर रिलीज कर दी। लेकिन रूस यूक्रेन युद्ध पर इतना बड़ा काम हो गया और मोदी ने यूरोप और अफ्रीका तक रेल लिंक बनाने का प्रोजेक्ट शुरू कर दिया। उस पर राहुल ने चुप्पी साध ली। ये तो आप मानेंगे कि मोदी को पॉलिटिक्स करनी आती है। सिर्फ एक प्लेट लगाकर इंडिया की जगह भारत लिखकर मोदी ने ऐसा मैसेज दिया जो पूरे हिंदुस्तान में पहुंच गया। जिस स्थान पर हम एकत्रित हैं, यहां से कुछ ही किलोमीटर के फासले पर लगभग 2500 साल पुराना एक स्तंभ लगा हुआ है। इस स्तंभ पर प्राकृत भाषा में लिखा है, हेवम लोकसा हित मुखेति अथ इयम नातिसु हेवम, अर्थात मानवता का कल्याण और सुख सदैव सुनिश्चित किया जाए। 2500 साल पहले भारत की भूमि ने यह संदेश पूरे विश्व को दिया था। इंडिया अलायंस का नाम ऐसा है कि इसकी पार्टियों को भी इसका फुल फॉर्म याद नहीं होगा। हम याद दिला दें कि इसके नाम इंडियन नेशनल डेवलपमेंट इंक्लूसिव अलायंस में इंक्लूसिव शामिल है। इंक्लूजन होता क्या है, यह मोदी ने करके दिखाया। अफ्रीकन यूनियन को G20 में इंक्लूड करके मोदी ने इंक्लूजन को अपने इंक्लूड कर लिया। मोदी ने दुनिया को जोड़ा, अमेरिका, यूरोप और अफ्रीका को एक साथ ले आए। राहुल गांधी और कांग्रेस के लोग अपने पॉलिटिकल अलायंस को भी एकजुट नहीं रख पाए। कांग्रेस अगर माइल्ड लाइन लेकर चलती, राहुल गांधी अगर पॉलिटिक्स से ऊपर देश को रखते, तो इंडिया अलायंस भी एक रहता और देश की किरकिरी भी नहीं होती। इंडिया टीवी हर वक्त हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज़ गूगल प्ले स्टोर या ऐप स्टोर पर।